हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.7। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं, बारी बारी एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ए कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, वाई। बचपन से हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्या खेल खेल में बच्चे करके दिखाते हैं कि कॉम्ब को जब ड्राई हेयर में रब किया जाता है तो वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जब कॉम्ब को रब किया जाएगा हेयर के साथ तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा देगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, या तो कॉम्ब से हेयर्स में या हेयर से कॉम्ब में। तो चार्ज डेवलप हो गया ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम इस चार्ज कॉम्ब को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे, पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, या कह सकते हैं पोलराइजेशन की वजह से, पेपर पीसेस भी चार्ज हो जाएंगे और उन पे जो चार्ज डेवलप होगा वो कॉम्ब के ओपोजिट नेचर का होगा। अब ओपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होने की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस वजह से ऐसा होता है। आगे हमसे पूछा गया है, अगर बाल गीले हैं, हेयर इज वेट, या रेनी डे है, बारिश के समय ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि बारिश के समय फ्रिक्शन कम हो जाएगा, या बाल गीले होंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब फ्रिक्शन कम होने की वजह से उतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा दे। बेसिकली जब फ्रिक्शन होगा तो रबिंग की वजह से एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का काम करेगी, और कोई भी एक सब्सटेंस उस एनर्जी को रिसीव करके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन जब फ्रिक्शन कम है तो सफिशिएंट अमाउंट में हीट डेवलप नहीं हो पाती और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाते, इसलिए जनरली ऐसा नहीं होता। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। इसमें थियोरेटिकल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल है तो लैंग्वेज की फॉर्म में बुक में लिखा हुआ है, या आप खुद से इसको नोट इट डाउन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट। ऑर्डिनरी रबर जो होती है, भाई घरों में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रबर के बने हुए होते हैं, है ना, हवाई चप्पल भी रबर की बनी हुई होती है। वो रबर इंसुलेटर होती है ना, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। भाई शूज पहन लीजिए या आप चप्पल पहन लीजिए, है ना, तो उसमें क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, है ना, तो शॉक से बच जाते हैं क्योंकि अर्थिंग नहीं हो रही होती। लेकिन जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं, एयरप्लेन के टायर्स होते हैं, वो भी रबर के बने होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडक्टिंग मटेरियल मिला करके उसको थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन जब हवा में ट्रेवल करता है तो बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल करता है, और इतनी हाई स्पीड पे एटमॉस्फेयर के साथ रबिंग की वजह से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो कुछ चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है अपने विंग्स पे, अपनी बॉडी पे। और जब वो लैंड करेगा तो वो इतना ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, एक्सीडेंटल इंजरी क्रिएट कर सकता है, फायर क्रिएट कर सकता है, फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऐसा ना हो तो लैंडिंग के वक्त वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है एयरक्राफ्ट की बॉडी पे, वो सारा अर्थ अर्थ में चला जाए, अर्थ में ट्रांसफर हो जाए, अर्थिंग हो जाए उसकी। इसलिए उसके टायर्स थोड़े से कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। ये बी पार्ट का आंसर हुआ। सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट भी बी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें जो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम के टैंकर्स वगैरह होते हैं, उनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसमें पीछे एक लोहे की चेन लटका दी जाती है जो कि ग्राउंड को टच करती हुई, रगड़ती हुई चलती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वो भी ट्रेवल करेगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी बॉडी पे एक्यूमुलेट कर जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कहीं एक्सीडेंट ना करा दे, मतलब कुल मिलाकर के उससे स्पार्क प्रोड्यूस ना हो जाए। अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो गई तो जो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो फायर कैच कर सकता है। ऐसा ना हो इसलिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करना होता है, और अर्थ में ट्रांसफर करने के लिए एक कंडक्टिंग चेन की हेल्प से पीछे से कनेक्ट कर दिया जाता है उसे, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी क्रिएट होता रहे वो अर्थ में ट्रांसफर होता रहे और एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। ये सी पार्ट का आंसर हुआ। डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हाई पावर लाइन पे जब कोई बर्ड आके बैठती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन अगर उस हाई पावर लाइन को टच कर देता है तो उसे फैटल शॉक लगता है। फैटल शॉक मतलब उसकी डेथ भी पॉसिबल है। ऐसा क्यों भाई? बर्ड जब आके बैठती है तो बर्ड के दोनों पैर हाई पावर लाइन पे टिके हुए होते हैं, और दोनों पैरों के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे आ रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट उसकी बॉडी से फ्लो होगा नहीं, तो उसके बॉडी फ्लूइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग ग्राउंड पे खड़ा होकर के उस हाई पावर लाइन को टच करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी से ट्रांसमिट होकर के अर्थ में चली जाती है और उसके बॉडी फ्लूइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस कर देती है, जिसकी वजह से उसे फैटल शॉक लगता है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो गया। जो हाई पावर लाइन है ऑब्वियस है वो हाई वोल्टेज पे है, हाई पोटेंशियल पे है, और ग्राउंड जो है हमारा वो जीरो पोटेंशियल पे है। तो बॉडी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ह्यूमन बीइंग की बॉडी से फ्लो कर जाएगा, जो कि उसके बॉडी फ्लूइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करा देगा और उसको फैटल शॉक दे सकता है। ये इसके डी पार्ट का आंसर हुआ। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना? मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।